बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज हम विधानसभा, सारी लड़ाई जो है ना वो इसी की चल रही है। विधानसभा के आगे से अपना स्पेशल शो कर रहे हैं और बिहार में जबरदस्त संग्राम चल रहा है। इस बार संग्राम अभी तो फिलहाल सीटों का है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार गुप्त बैठकें चल रही हैं। अचानक से फ्लाइट पकड़कर नेता दिल्ली जा रहे हैं, फिर पटना आ रहे हैं। अब महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव कल बैठक छोड़ करके आ गए और अब पटना में एक अलग लेवल पर लालू यादव ने पहले कह दिया कि लड़िए चुनाव। उसके बाद मुकेश साहनी को मनाने की कवायद हुई, अब उनको छोड़ दिया गया है, उनके हाल पर ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी भी अब पिचिन कर गए हैं। तो महागठबंधन की तो कुछ कुल मिलाकर हालत ऐसी है, लेकिन एनडीए में अभी भी बैठकें चल रही हैं और उसमें एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश है कि किस तरह से एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान और जेडीयू को कुछ सीटों पर, जो कि लगभग 9 के आसपास सीटें हैं, उन पर दावेदारी उनकी ठीक हो, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर दावेदारी तो ठोक रहा है और सेफ सीट जो वो मानते हैं उनकी मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त जोड़ तोड़ चल रही है, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी 71 उम्मीदवारों की और उसमें बहुत सारे लोग खुश हुए, कुछ नाम चौंकाने वाले भी थे। 9 महिलाओं को उसमें टिकट भी दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने लगभग सभी एक तरीके से सामाजिक संतुलन बनाने का अपनी लिस्ट के जरिए काम किया है। तो बीजेपी इस मामले में आगे निकल गई है। तो कुल मिलाकर लग रहा है कि एनडीए में तो भाई सबने सोशल मीडिया पर कह भी दिया है कि सब ठीक ठाक है, कुछ इधर उधर सीटों का तालमेल होना बाकी है, आज रात तक हो जाएगा। लेकिन सवाल तो महागठबंधन से पूछना है ना कि क्या हो रहा है भाई, गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, शायरी ही चलेगी क्या? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से शेरो शायरी चल रही है, इशारों इशारों में बातें हो रही हैं। तो ये इशारा क्या जनता भी समझेगी या नहीं समझेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आज की ताजा तस्वीरें और बयान देखते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे मेहमानों से। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। चिंता उनको करना है जिनकी पार्टियां भाग रही है, जिनके गठबंधन में लठबंधन चल रहा है। मुकेश सहनी जी कुछ बोल रहे हैं, वामपंथी कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ बोल रहा है। हमारा तो सब कुछ एक है। हम शुरू से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए विकास पथ पर अग्रसर है, अब विजय पथ पर भी अग्रसर हो। हाँ, सारा चीज़ हो गया, सब सौहार्दपूर्ण हो गया। जैसा देखे हैं, हम लोग ने ट्वीट भी किया है और हम समझते हैं कि एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग सब मिल करके बिहार में विकास की सरकार बनाएंगे। काफी लोग ने इंतजार कर रहे थे कि लिस्ट जल्दी जारी हो। सबसे पहले सीट शेयरिंग भी एनडीए गठबंधन दल ने किया। महागठबंधन जो है सोचते रह गया, एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग किया और आज सुबह सुबह अलग तरह का अफवाह फैलाने का भी काम किया। नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए। मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश जी के प्रति कांग्रेस के मन में हमेशा रिस्पेक्ट रही है, आप आगे भी रहेगी। गठबंधन है ना, ठगों का जमात है, सब ठगी में लगा हुआ है और इस तरह के बिना मतलब के भ्रामक तथ्यहीन समाचार चलवाया जा रहा है। उनके अपने खेमे में चीजें नहीं संभल पा रही थी तो उन्होंने इस तरह से चीजें फेंकी बाजार में, जिससे कि यहाँ के हरकम को दिखा के वो वहाँ बार्गेन करे। लालू जी बहुत बड़े बार्गेनर हैं। इस तरह से वो हमेशा एक का भय दिखाकर दूसरे से वार्तालाप करते हैं।
तो लालू जी इस बार आपका भय कहीं काम नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, और मैं कह सकता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है जिसमें चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, ये पांचों पांडव निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार रूपी कौरवों का अंत करेंगे। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए, और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। तो भाई खेला होबे या ना होबे ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन ये जरूर है कि पिक्चर अभी बाकी है। कौन किसके साथ रहेगा, यारी टूटेगी, कौन रूठेगा, कौन मनाएगा, कौन मानेगा, इन्हीं सब पर तो निगाहें लगी हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि आज की रात भी बहुत भारी है, क्योंकि आज की रात बहुत सारे फैसले होने हैं गठबंधनों को लेकर, सीटों को लेकर, और उम्मीद है कि कल तक पिक्चर साफ होगी। चलिए खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। साथ ही किशोर कुणाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, और हमारे साथ आरजू खान जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन धनंजय गिरी जी, बीजेपी की लिस्ट तो आ गई 71 लोगों की। अब सवाल ये खड़ा होता है, बीजेपी तो आगे बढ़ गई, लेकिन गठबंधन अभी भी थोड़ा उछल कूद चल रही है। नहीं रीमा जी, देखिए हमारा तो गठबंधन एक ही साथ है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए इंटैक्ट एक साथ मजबूती के साथ है, और लिस्ट भी आ गई, रिजल्ट भी आ जाएगा। एनडीए आगे है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस नारे के साथ हम मैदान में आए हुए हैं। और जनता को पता है, दूसरी तरफ देखिए शेरो शायरी का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, आरोप किए जा रहे हैं। ये भी सब खबरें आ रही हैं, शायद आप लोग जल्दी ही ब्रेक करें, कि कांग्रेस का अलग लड़ने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे तेजस्वी जी गए थे दिल्ली, राहुल गांधी ने पूछा कि भाई किस लिए आए हो, तो उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जो जमीन ली थी उसी का केस चल रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा जमीन तो मेरी भी ली है, लेकिन वो राजनीतिक जमीन जो मेरी ली है उसके बदले क्या दोगे, उसके बदले कितनी सीटें दोगे। तो जमीन का खेल तो पुराना है, जमीन है नहीं जिन दलों के पास, और जमीन ले लिया। तो कांग्रेस की भी राजनीतिक जमीन खा गई आरजेडी। कांग्रेस की 6 मई क्षत्रिय दलों की चाहिए, लोग जानते हैं, और कांग्रेस चाह रही है कि अपनी जमीन जो बटाई दी थी, जिसको जोत लिया पूरी तरह से आरजेडी ने, उसको वापस चाह रही है। कम से कम उसको सम्मानजनक हिस्सा चाह रही है, वो भी देने के लिए आरजेडी नहीं तैयार है। और कांग्रेस इस हालत में जो राष्ट्रीय पार्टी होती थी वो क्षेत्रीय दलों के सामने कटोरा लेकर खड़ी है, ये भी उनके लिए अपमानजनक लग रहा है। और वो थोड़ा बहुत हिम्मत कर पा रही है, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन कितना मिल पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या उनको सम्मान मिल पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इशारों में बहुत सी बातें उनके यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ तो सब कुछ फिक्स है, नेतृत्व के प्रति, नेता के प्रति, नियत के प्रति, नीति के प्रति, नरेंद्र के प्रति, नीतीश के प्रति, एनडीए के प्रति, पांचों दल वयम पंचाधिकम शतम, हम पांचों दल मुट्ठी के मजबूत। हाँ, मैं भी मानता हूं कि थोड़ा बहुत डिमांड रेंज चल रही है, भाई हमको ये सीट दे दीजिए, हमको यहाँ लड़ा दीजिए, मेरे पास यहाँ की कैंडिडेट बेहतर है। जो बेहतर हो सकता है उसकी बातें हो रही हैं कि ये इससे बेहतर ये हो सकता है, बेहतरी की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां तो बराबरी कोशिश की जा रही है, वहां तो हिस्सेदारी कोशिश की जा रही है, वहां तो कुछ मांगने की कोशिश की जा रही है, अपनी कोई भी जमीन वापस मांगने की कोशिश की जा रही है। वहां तो स्थितियां बहुत भयावह है, और ये बिहार की जनता देख रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। तहसीन पूनावाला जी, ये जो शेरो शायरी की बात की धनंजय गिरी जी ने, वही मैं सुना देती हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी लिख रहे हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब उनका इशारा कहाँ था वो भी समझ आ रहा था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ी, अगर गांठ पड़ी जाए। एक दूसरे को ये क्या कहने की कोशिश चल रही है, मतलब गांठ पड़ चुकी है क्या? थैंक यू रीमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप जानते कि मैं वैसे तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस को और विपक्ष को वोट करता हूँ।
लेकिन मैं ये मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन का जो प्रक्रिया थी, जो सीट शेयरिंग था, ये अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लिस्ट आ जाना चाहिए था। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कहने में कि आरजेडी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, तो ये चीजें हो जानी चाहिए। जिनका आपने जिक्र किया मनोज झा जी ने, वो तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि जो शायरी लिख रहे, ये सारा लिख रहे, वो इसी चीज में हमें ये सोचना है कि शेर व शायरी में रुकना है या एज अ पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को हराना है। मुझे ये पहला एक राजनीतिक विश्लेषक में चीज दिखता हूँ। दूसरी चीज मैं मानता हूँ कि बिहार की आवाम, बिहार की जनता वाकई आदरणीय नीतीश कुमार जी और भाजपा से परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, और इससे बढ़िया मौका बिहार में परिवर्तन का नहीं मिलेगा। अगर 20 साल के नीतीश कुमार जी के राज्य के बाद, जिसमें उन्होंने बिहार की पूरी तरह से सूरत को और बदतर करते, बिहार को और प्रगति के नहीं पीछे के रास्ते पे ले गए, जिस तरह से उनका शासन रहा है, करप्शन रहा है, बीजेपी की गुंडागर्दी रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, कोई भी इकोनॉमिक प्रगति नहीं हुई बिहार के अंदर देश के मुकाबले, इसके बाद अगर बिहार में आप नहीं हरा पाओगे तो उसमें मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलकर काम करना चाहिए, कांग्रेस की हिदायत है। जहां तक सवाल है, मैं अब भी मानता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व होगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें हट जाएगी और इन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि तेजस्वी ठीक लाइन पे चल रहे। लाइन है, मुद्दा है नौकरी और पलायन, इस पर रुकना और कोई मुद्दा नहीं है बिहार के अंदर। किशोर कुणाल जी, नौकरी और पलायन मुद्दा ये है या मुद्दा तो कल ही वॉकआउट हो गया ना? तेजस्वी जी बिना मिले ही आ गए, बैरंग लौट आए और कह दिया सोच के बताएंगे। लालू जी ने चुनाव चिन्ह बांटना शुरू कर दिया कि भाई लीजिए और आप जाकर के लड़िए, फिर वापस करना पड़ा। तो ये भी कितनी खराबी में जा रही है ना इससे तो गठबंधन की, कि चल क्या रहा है आखिर ये किशोर कुणाल जी? अच्छा सॉरी, आरजू खान जी, पहले आप ही से सवाल है ये। आरजू खान जी से। जी, मैं एक एक करके सबके आपके सवालों का जवाब देता हूं। जानती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जमीन की बात कर रहे थे, हम बिहार की जमीन बचाना चाहते हैं, जो ये अपने मित्रों को दान में देना चाहते हैं। 1 रुपए कट्ठा के हिसाब से जो इन्होंने दिया है, जो 300 जो जंगलें काटी है ना, जो 300 जो पेड़ दरख्त जो काटे हैं ना, उसको बचाना चाहते हैं। और इनकी जो सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित अपराध है ना, उसको रोकना चाहते हैं। इसकी वजह से ये परेशान है और इसी की वजह से ये हर विंग का जो है एन इलेक्शन पे ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये किसी से छिपा नहीं है। इनके संगठित लूट को हम छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और सीटों पर बात कर रही थी अभी, कि कल से अब तक जो खबरें चल रही हैं, पहले उस पर करते हैं ना बात। अभी तो चुनाव चलेगा काफी समय। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है। इनकी तरह नहीं जो कहते हैं कि चीनी पानी का माइल है और हर जगह पे गद्दारी करते हैं अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ। मैं बताऊंगा आपको हरियाणा, मैं बताऊंगा आपको अकाली दल, मैं आपको महाराष्ट्र बताऊंगा कैसे किया। इस अभी तो किया था ना बिहार प्रदेश में। मैं आ जाता हूं, आदरणीय चिराग पासवान को घर से बेघर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। उनका संबिल किसने चीता? भारतीय जनता पार्टी ने। फिर उसी तीर से दूसरा निशाना करते हुए पशुपति पारस को घर से बेघर किसने किया? इसी भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये हमको ये उपदेश तो न दें, क्योंकि गद्दारी का अगर प्रमाण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। आज शाम तक, कल तक पूरी तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। 243 सीटों पे एक एक करके हम लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जिस तरीके से हुआ, बार बार जो दोहराया जाता है, वो ना हो। जिस तरीके से शिक्षा में पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, संगठित लूट हो रहा है 43,000 करोड़ का। ये बजट पेश करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार तो बेसिकली आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो जन्मों जन्मों का साथ है, ये कभी नहीं टूटेगा। आप ये कह रहे हो ना, चाहे सीटें कितनी भी आगे पीछे हो जाए, लेकिन साथ ऐसा ही है। हाँ, ओके, एकदम नहीं टूटने वाला है। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को
बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। पांचों दल ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए और सीटों की संख्या निर्धारित सीट शेयरिंग का घोषणा किया। और आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है। लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है, 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं। लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, अभी मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इस तरह करके चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है। विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है, क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा ये चुनाव बिहार विधानसभा का होगा उसमें हमने आना है। एक आदमी जाइए उनके पास, थोड़ा उनको बैठाइए कुर्सी में। नमस्कार कर रहे हैं, मेरा भी नमस्कार ले लें। और सब लोगों ने ठाना है कि फिर से एनडीए का सरकार लाना है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और बिहार और एनडीए सरकार में ही आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीब का कल्याण, युवाओं का भविष्य, किसानों का कल्याण, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम इसी प्राथमिकता के साथ चुनाव में मतदाता के पास जाने वाले हैं। आप सभी मीडिया कर्मी के भाइयों बहनों और साथ में जो छायाकार बंधु हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैथिली ठाकुर, जिनकी भी इस चुनाव में काफी चर्चा चल रही है, लोक गायिका हैं, आज ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर पहले वो बीजेपी के नेताओं से मिली थी और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि टिकट को लेकर के आज जो लिस्ट आई है उसमें तो ये पता लगा कि मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं मिला है, लेकिन अब उनके ज्वाइन करने के बाद आगे का भविष्य क्या होगा ये तय होना बाकी है। चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं। किशोर कुणाल जी, आपके पास अब मैं आना चाहूंगी। ये जो 5 पांडव हैं, 5 पांडवों में से 2 पांडव जो है ना एलजेपी यानी चिराग पासवान और जेडीयू,
अब सारा तो जो लड़ाई है, जो 9 सीटों का झंझट है, जिसको लेकर अभी अभी आरजू खान जी ने और तहसीन पूनावाला ने मुद्दा बनाया, ये क्या है? वो 9 सीटें कब तक फाइनल हो जाएंगी? रिमा जी नमस्कार आपको। देखिए, कोई सीट का कोई चक्कर नहीं है, ये सारी हाइपोथेटिकल और एजेंडा की तरह चलाने वाला स्टोरी है। देखिए, सीट्स जो है, जो भी सीट्स है, सीट्स की संख्या लिमिटेड है और गठबंधन में कई दल के लोग होते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सभी कार्यकर्ता दिल से, मन से, मिजाज से तैयारी कर रहे होते हैं। उस परिस्थिति में अगर किसी सीट पे विमर्श हो रहा हो तो इसे लोकतंत्र की मजबूती समझा जाना चाहिए। और ये विमर्श हम लोग इंसाइड कर रहा है, विद इन रूम कर रहा है। राजद और कांग्रेस की तरह पानी में आंख या आंख में पानी की तरह शायरी, शेरो शायरी का दौर नहीं कर रहा है। और ये डिस्कशन होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हर सीट पे एक मजबूत डिस्कशन होनी चाहिए। हर सीट पे डिस्कशन के बाद मजबूत कैंडिडेट का दिया जाना चाहिए और जो कैंडिडेट जीत के आएंगे वही एक मजबूत लोकतंत्र और मजबूत सरकार के आधार बनेंगे। तो इस तरह की बातें जो मीडिया में चलाई जा रही हैं कि ये सीट पे चक्कर है, इस सीट पे जीत है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हर सीट पे डिस्कशन हो रहा है, पांचों दल के प्रमुख नेता मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं और चाहे सिंबल किसी भी दल का क्यों ना हो, उस पर कैंडिडेट कौन सबसे मजबूत होगा इस पर विमर्श करके सभी दल अपना मत दे रहे हैं और उस मत के आधार पर कैंडिडेट को तय किया जा रहा है। तो बिल्कुल ही निराधार तरह की बातें चलाई जा रही है। जी जी जी। ओके, कौन चला रहा है? नहीं, चला कौन रहा है ये आप सोशल मीडिया का ऑडिट करें, स्पष्ट हो जाएगा कौन चला रहा है। क्या हमारे गठबंधन के किसी साथियों ने ऑन कैमरा ये बात बोली है कि हमें मतांतर है, हमें सीट से परहेज है, हम लोग चुनाव साथ नहीं लड़ रहे हैं या हमारे बीच किसी तरह का विवाद है? एक बेसिक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। हाँ, तो ये पॉइंट है, सही कह रहे हैं आप, ये पॉइंट है यहाँ पर। आरजू खान जी, एनडीए के एक नेता का बयान चाहे सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के कैमरों पर, अखबार में, कहीं पर भी दिखा दीजिए जहां पर मतभेद की बात आए, लेकिन आपके गठबंधन से खबरें आ जाती हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल के वहां से निकले, वॉकआउट करके निकले, फिर लालू जी ने अलग अपने उम्मीदवारों को कह दिया कि तुम लोग सब मैदान में उतर जाओ, फिर तेजस्वी यादव को बीच में कूदना पड़ा कि नहीं नहीं अभी रुकिए, अभी बात चल रही है, फिर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब सब कुछ धड़ल्ले से खुलेआम चल रहा है आपके तरफ। इसने लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहां से वॉकआउट किया, जरा सा वो हमको बता दीजिए। आप कहां से वॉकआउट किया, थोड़ा सा इसको हमको पुष्टि कर दीजिए। आखिर में कौन से मीटिंग से वो वॉकआउट करके क्या हुआ था कल दिल्ली में? केसी वेणुगोपाल से मीटिंग के बाद खड़गे और राहुल गांधी से मिलना था, अब नहीं मिले, उसके बाद पटना आ गए, तो क्या हुआ? ये अब ये तो कांग्रेस के सूत्र ही बता रहे हैं खबरें। नहीं, ये सूत्र क्या होता है मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। जब उन्होंने खुद कल कह दिया, बयान दे दिया कि मैं आया हूं यहाँ कोर्ट में पेशी के लिए, मेरी कोई किसी से राजनीतिक मीटिंग नहीं है, उसके बाद भी अगर इस तरीके का परसेप्शन अगर गढ़ा जा रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सबसे पहला सवाल, हमने कहां वॉकआउट किया? जिससे मिलना था मिले, मिलकर चले आए, उनसे कहीं कोई वाली मीटिंग क्या थी? वो क्यों मिले? केशव वेणुगोपाल से आपने कहा कि आपने कहा खरगे जी से मिलने की बात, राहुल गांधी से मिलने की बात, तो इस बातों को उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं कर दिया, उन्होंने सिरे से खारिज किया। तो ये आखिर में परसेप्शन कौन फैला रहा है? ये कौन लोग हैं जो परसेप्शन फैलाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं, हमको एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है, कितनी आग लगी हुई है, हम दमकल थोड़ी है कि इनकी आग को बुझाएंगे। इनके घर में जो हो रहा है इनको मुबारक। मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं, महागठबंधन कल भी इंटैक्ट था, आज भी इंटैक्ट है। 243 सीटों के ऊपर एक एक सीटों को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। लड़ाई इसलिए बड़ी है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर वाले बन रहे हैं क्या मुकेश सहनी? अरे मुकेश सहनी का क्या हो रहा है सर? मुकेश सहनी का क्या हो रहा है? आप एकदम आश्वस्त रहिए। जहां तक मुकेश सहनी जी की बात है ना, अगर हमको बिहार की 14 करोड़ आवाम ने, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम 4 से 5 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बना सकते हैं। वो बनाएंगे, आने वाला वो वक्त बताएगा, कि कैसे क्या होगा। अभी हम पूरी तरह से बिहार के मुद्दों पर, 4 से 5 हो सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकते हैं वो सब आप देखिएगा। चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है धनंजय गिरी। सारी स्पेकुलेशन धनंजय गिरी जी खत्म हो गई है। मुकेश सहनी हो या फिर कांग्रेस के हो, कई सारे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
तो फिर तो मामला खत्म हो जाता है ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, यानी कोई झंझट है ही नहीं महागठबंधन में। अब इतनी दिलेरी से क्या आप भी कह पाएंगे? रीमा जी देखिए, हमारे यहाँ तो तय है 2025, 225, फिर से नीतीश, एनडीए की सरकार, सब कुछ तैयार है, सब कुछ क्लियर है और 20 साल से चल रहा है क्लियर। वहां सोहबाले बहुत घूम रहे हैं, 3-3 सोहबाला घूम रहा है, दूल्हे का कुछ पता नहीं। आप देखिएगा तेजस्वी जी राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमते रहे कि मुझे भैया को प्रधानमंत्री बनाना है, भैया को प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव से पता नहीं वो कैसे प्रधानमंत्री बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि मुझे भी बात छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाना है, ख्वाबों ख्यालों में ही सही। और तेजस्वी जी की स्थिति तो है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में भी जो तम पे 4 बजी हुई है। अब हर परिवार में ही दिक्कत हो गई है, परिवार ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्वीकार करने को नहीं तैयार है। आपको पता होगा तेज प्रताप जी ने तेजस्वी जी को अनफॉलो कर दिया, क्या क्या कर दिया, पार्टी छोड़ दी, कसम खा ली कि जीवन में कभी नहीं आऊंगा। अति महत्वाकांक्षाओं का यही अंजाम होता है, परिवार में भी जूतम पैजार होता है। आप देख लीजिए जो स्थिति बनी हुई है, और कांग्रेस पार्टी बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए करे कि भाई दोबारा कुछ तो दे दो हमारी प्रतिष्ठा के लायक। आप देख लीजिए माले ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी सीट की जारी कर दी। लालू जी की स्थिति यह है कि वो सुबह सिंबल देते हैं और शाम को सिंबल वापस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कल सुबह सिंबल बटे हैं और रात में सारे सिंबल वापस लिए गए हैं। तो जो स्थिति चली है, जो प्रोटोकॉल चल रहा है, मैं अभी कोई बड़ी बात छोटी बात कहने से क्या लाभ रीमा जी, कल फिर आपके साथ बैठना है, परसों फिर आपके साथ बैठना है। आप देख लीजिएगा, आप ही लोग खबर ब्रेक करेंगे कि कहीं ब्रेक हो गया। महागठबंधन के ब्रेक होने की खबरें आप खुद ही ब्रेक करने वाली हैं। अरे आपको अभी से ब्रेकिंग न्यूज दे दे रहा हूं। घर देखिए ना। नहीं मुझे, अरे रुकिए आरजू जी, अरे आरजू भाई मैं आपके बीच में कहीं बोलता हूँ, मुझे तहसीन आप ही बोल लीजिए, मैं अपना समय दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर आरजू भाई मैं आपको अपना समय दे देता हूँ, आप बोलिए। पूनावाला जी, यहाँ पर लड़ाई सीएम की हो रही है, डिप्टी सीएम की हो रही है, पीएम की नहीं हो रही। अब कांग्रेस के नेता यहाँ आकर फिर नारे लगाते हैं पीएम बनेंगे राहुल गांधी। अब पीएम बनने के लिए 29 का इंतजार करना पड़ेगा, फिर चुनाव होगा, फिर जनता क्या तय करेगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, अभी उसमें बहुत समय है। लेकिन सीएम कौन बनेगा, अभी तो लड़ाई उसी की खत्म नहीं हुई है ना। दो चीजें रीमा जी, कि ये नारा कि आदरणीय राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिया था। दूसरी बात, जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री का, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, सारे विधायक मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो भी संविधान के हिसाब से जो प्रक्रिया है कि सारे विधायक जो जीते गए वो तय करते कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब कांग्रेस का कोई सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है और कांग्रेस की प्रक्रिया रही है कि वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करते, तो जो भी विधायक है वो जो जीते वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन है। बट निश्चिंत रहिए, महागठबंधन इंडिया अलायंस का ही मुख्यमंत्री बनेगा और उप मुख्यमंत्री बनेगा। अरे आरजेडी का ही बनेगा ना तहसीन पूनावाला जी, महागठबंधन का बनेगा, इंडिया अलायंस का बनेगा, इंडिया अलायंस का बनेगा, जो भी विधायक तय करे। आरजेडी से बड़ा दल कौन सा है इंडिया अलायंस में? हाँ, तो फिर अगर वो बात है और आरजेडी सबसे बड़े दल में के रूप में उतरती है, जो मैं मानता होगा, तो फिर आरजेडी के मुख्यमंत्री हो गए। अब आरजेडी जिसको चूज करती है वो चूज करे, उसमें हम कैसे कुछ कहेंगे। लेकिन मेरा मानना होगा कि वो इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, अगर आरजेडी के पास सबसे अधिक सीटें हो तो आरजेडी का होगा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ तहसीन, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तेजस्वी यादव का नाम लेने से इतना परहेज कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। क्या दिल में कुछ और उमंग है, या लग रहा है राजनीति कुछ पलट सकती है, या कुछ खेला होने वाला है चुनाव के बाद? कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है, कुछ तो चल रहा है ऐसा। बिल्कुल नहीं, जैसे मेरे आरजेडी के मित्र ने बताया, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है। ये रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा और ये रिश्ता ही सरकार बनाएगा बिहार के अंदर 2025 के अंदर। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता पहले भी टूट चुका है। पहले भी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के चुनाव अलग लड़ चुकी है आरजेडी से। ये जो रिश्ते की बात कह रहे हैं ना, आरजेडी को पहले हमारे सपोर्ट से भी सरकार बना चुकी है। तो ये जन्मों जन्मों की बात तहसीन भाई ना किया करें, क्योंकि डाटा आपके पास बहुत परफेक्ट होता है और आपको पता है कि पहले भी जाकर के कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अलग अलग लड़ चुके हैं पार्लियामेंट चुनाव में, और 2 दिन बाद ये घटना फिर बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर नहीं हो रहा है कि उनकी जमीन
सियासी जमीन जो कांग्रेस जो आरजेडी ने ले रखी है, वो सियासी जमीन में उनको थोड़ा बहुत भी सम्मानित शेयर भी आरजेडी देने को नहीं तैयार है। आरजेडी ये मानती है कि कांग्रेस वो कालिदास है जिसके कारण ही एक सरकार नहीं बन पाई, और आरजेडी को ये एहसास है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ें, कांग्रेस में कुवत नहीं है लड़ने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हाँ, ये जमीन सियासी जमीन हमारी है और हमारी सियासी जमीन हमें लौटाओ। इसीलिए आप वो देख रही हैं जो जितनी कवायद चल रही है, कांग्रेस पुनर्जीवित होने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस की कब्र पर ही फूल खिल गई, जो ललटेन जल रही है वही जल रही है। और बिहार में तो स्थिति है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बात ये रोते रोते कंधे उनके छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। तो कांग्रेस पार्टी अब ये पालकी उतारना चाहती है, पालकी उतारने के लिए कांग्रेस बेकरार है। और लालू यादव कह रहे हैं कि मेरा भी ढो या मेरे बेटे का भी ढो। अब इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थोड़ी असुविधा हो रही है, असहजता हो रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 5 पीढ़ियों से तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पांव पर बनी हुई है। एक मिनट, ये खबरें सार्वजनिक है, सबको पता है। रीमा जी आप देख लीजिए अभी तक समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तक 3 लाख समझौता होने की कोई सूचना है आपको? नहीं है। टिकट दे करके वापस लेने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? जो हो रहा है 11th आवर चल रहा है। और जो मैं कह रहा हूँ रीमा जी, ओके मेरे मित्र सारी जो बातें कर रहे हैं वो अपनी मन की बात है। काम की बात ये कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन, वो बिहारी है ना, उनको बिहार की खबरें पता रहती हैं। धनंजय गिरी को बिहार का पता रहता है कुछ। नहीं, धनंजय भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जैसे वो बिहार के, हम सब भारत के, बिहार भी तो भारत का हिस्सा है, तो हम सबको सभी चीजें, लेकिन वो सूत्रों के अनुसार बोल रहे हैं। अब सूत्र क्या बोलते क्या नहीं बोलते उसके लिए मैं कोई शब्दों का प्रयोग करूंगा नहीं, लेकिन मैं धनंजय भाई की व्यक्तिगत तौर से बहुत इज्जत करता हूं। सवाल यह है कि देखिए उनकी बात को अगर मान भी ले और कांग्रेस सोच रही है कि अपने आप को मजबूत दल के रूप में उसको उतरना है, उसमें गलत क्या है? वो भी एक राजनीतिक दल है, उसको मजबूत दल के रूप में उतरना है। मेरा यह मानना है कि इंडिया अलायंस एक नेचुरल अलायंस है। ये अलायंस सरकार बनाएगी, भाजपा और नीतीश जी की सरकार को हराएगी, और पूरी तरह से जो भी सबसे बड़ा दल के रूप में आएगा वो अपना मुख्यमंत्री तय करेगा सभी विधायकों के बीच में। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन लगती नहीं है। भाजपा को इसमें क्यों कंफ्यूजन लगती है? अब देखिए, भाजपा ये नहीं कह सकती हमने 20 साल में क्या विकास का काम किया बिहार के लिए, कोई उनके पास डेटा नहीं है। सारा डेटा उनका फर्जी है। इसने क्या करे, आपके घर में ये हो रहा, आपके घर में, भाई आपने क्या किया और आप क्या करोगे उसके बारे में बोलिए आप। धनंजय भाई, वो नहीं है बात ये है। अब डेटा क्या है क्या नहीं है वो तो देखिए, सबका डेटा जो है और वो ऑथेंटिक ही होता होगा, और आई एम श्योर कि सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑथेंटिक डेटा लेकर ही आएंगे। लेकिन धनंजय गिरी का मतलब कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी का डेटा लेकर आई थी, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा फेक था, क्योंकि जहां पर भी जाओ ना वहां वोट चोरी का मुद्दा नहीं दिख रहा। धनंजय गिरी, कौन सा डेटा फेल हो रहा है आपका? नहीं, देखिए हमारे डेटा में पहले तो कांग्रेस ने बहुत समय तक ईवीएम पर सवाल उठाया और कई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। हाँ। वो फेल हो गया तो दूसरा एक नैरेटिव लेकर के आए वोट चोरी का। ये फेक नैरेटिव के सहारे कांग्रेस जो फेक काम कर रही है, इसी कारण वोट चोरी के नाम पर इस देश में एक तो प्रधानमंत्री को सजा हो चुकी है, उस स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको वोट चोरी के कारण ही सजा हुई थी ना, मैल प्रैक्टिस के इलेक्शन में करने के लिए सजा हुई थी। तो मैल प्रैक्टिस करना कांग्रेस का स्वभाव का हिस्सा रहा है। हम स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र की वकालत करते हैं, चाहे हमारे पास सांसद 2 रहे हो या दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गए हो। हम लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते हैं और इसीलिए सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। इसलिए हम 13 करोड़ बिहार की जनता और 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं के दोनों चरणों में सर झुका करके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों चरणों में ऐसी वोटिंग करें कि एनडीए इतनी थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बने कि जो विकास की गंगा बिहार में बही है वो अनवरत बहती रहे। वो लगातार जो आपने देखा होगा, पटना में ही बैठी हुई है, गंगा किनारे शहर पटना बसा हुआ है, लेकिन विकास की गंगा पिछले 20 साल से जो बह रही है, जो 23,000 करोड़ का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ तक पहुंच गया, जो गांव में हर घर में बिजली पहुंची, हर घर में नल से जल पहुंचा, हर गांव में सड़क पहुंचा, और आरजेडी के वो दुशासन के साल 118 रीमा जी। हाँ ठीक है, ये तो मुद्दे है ही ना, इन पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, बस ये जो 71 लोगों की लिस्ट आई है, जरा इसको मुझे गौर करवाना जरूरी है, क्योंकि किशोर कुणाल जी और तहसीन पूनावाला, एक तो बीजेपी बाजी मार गई आप लोगों से आगे। दूसरी चीज, 50% से ज्यादा टिकट जो है वो दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े और महिला समाज को गए हैं।
अब बताइए किशोर कुणाल जी, आपका जो सो कॉल्ड, आप जिसको कहते हैं अपना वोट बैंक, उसी समाज को प्रतिनिधित्व बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में दे दिया है। इसका मतलब तगड़ा जो एक चुनाव है ना, ये होने वाला है, ये तो दिख गया, चुनौती तगड़ी मिलेगी। सॉरी खान साहब आप बोलिए। देखिए, गरीब वंचित शोषितों के पुरोधा माने जाते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और ये देखिए ये करते क्या है ना, गरीब वंचित शोषितों की बात करते हैं, पिछड़े और दलितों की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा। हाँ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे। जब आप इतनी इज्जत उनकी करते हैं और आप लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हैं, तो उनको मंदिर में जाने के बाद मंदिर को क्यों धुला गया? जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इस सवाल का आप जवाब दे पाएंगे? जबकि वो आपके एनडीए समर्थित सरकार तो मांझी जी को पूछना चाहिए ना। नहीं, वही तो मांझी जी को पूछना चाहिए। ये सवाल जब मांझी जी नहीं पूछ रहे हैं तो धनंजय गिरी से आप क्यों पूछ रहे हो? ये तो मांझी जी को खुद पूछना चाहिए ना, वो तो इनके साथ खड़े हुए हैं। रीमा जी वो लगातार कहते रहते हैं, आपने कई चीजें उनकी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो पूछते रहते हैं। साथ में है ना, अभी साथ में है, लेकिन उनको जाने से किसने रोका था 20 सालों की एनडीए समर्थित सरकार में? आप ये हमको बता दीजिए। और गरीब वंचित शोषितों की बात करते हैं, और अगर कोई यादव होता है जो पिछड़े जाति का आता है तो उनके चेहरे के ऊपर पेशाब करवाते हैं, तो ये इनका प्रेम है, ये इनका प्रेम है। इस देश के राष्ट्रपति मंदिर, हाँ क्यों नहीं, ऐसे ही लोग हैं। सर, देश में कानून जो तोड़ता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब आप ऐसे वन लाइनर दे देंगे तो कैसे काम चलेगा धनंजय गिरी? कहाँ कार्रवाई होती है आप बताइए ना। स्केलेटन निकले थे रीमा जी आप बताइए, नहीं होती कार्रवाई? धनंजय गिरी जी थोड़ा सा सुन लीजिए। रीमा जी स्केलेटन निकले थे ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में। रीमा जी, उस दोषी को तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आज तक वो बच्ची नहीं मिली इस डबल इंजन। रीमा जी 1 मिनट हमको समय दिया जाए। बड़ी बड़ी कंकाल मिल जाते हैं। टिकट मिले हैं या नहीं मिले? टिकट तो मिल गए। रीमा जी इनकी बातों का भी जवाब किया जा रहा है ना, टिकट मिले हैं। इस प्रदेश में सब जानते हैं पूरी कर देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल है, और ये बात कर रहे थे ना, बात कर रहे थे कि कंधे छिल गए हैं कांग्रेस के। अरे आप तो बैसाखी के सहारा है। पहले आरजू भाई के बात का 20 जवाब सालों से आप बैसाखी के सहारा। थोड़ा धीरज रखिए, सुन लीजिए। नहीं, मैं धीरज में ही हूं साहब, धीरज में आप नहीं हैं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सवाल हमसे है, हो गया, सुन लिया, आपको सुन लिया। अरे आपको सुन लिया, जवाब सुन लीजिए। आप ही ये जवाब सुन लीजिए। जवाब दे रहे वो, हो गया जवाब। अरे भाई हो गया, सुन लिया आपको। धनंजय गिरी, रीना जी ये जवाब किसका है? हमसे आप ले रही हैं या धनंजय गिरी जी से? आपके, अरे सुनिए भाई, आप सुन ही नहीं रहे ना। आपने जो बात बोली, आपने मुजफ्फरपुर की बात की, फिर आपने दलितों के खिलाफ जो बीजेपी कर रही है उसकी बात की, आपने मांझी की बात की। उन सब का जवाब मैं धनंजय गिरी से लेना चाहूंगी, उसके बाद तहसीनपुरा वाला। पहले धनंजय गिरी। रीमा जी, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव चपरासी क्वार्टर से निकलते हैं। 141 भूखंड, 30 फ्लैट, आधा दर्जन मकान उनके बड़े पुत्र के नाम से, तेजस्वी जी के छोटे पुत्र के नाम से, मात्र 29 साल की उम्र में 52 से ज्यादा संपत्ति, राबड़ी देवी के नाम से 23 से ज्यादा संपत्ति, बालू माफिया ने राबड़ी देवी को 8 फ्लैट एक दिन में दिया, 4 करोड़ 28 लाख एक दिन में दिया, 23 प्रॉपर्टी, 47 भूखंड। ये सामाजिक न्याय है लालू जी का। ये सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी हैं, जिसका अभी कोर्ट में केस चल रहा, जिसमें तमाम परिवार के सारे सदस्य जेल के गेट पर खड़े हैं बेल लेकर के। दूसरी बात, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हमने राम मंदिर, जो हमारा नारा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये घबराते थे, कहते थे तारीख नहीं, तारीख बता दी। देश के लोकतंत्र ने कामेश्वर चौपाल। अरे आप श्रेय मत लीजिए, देश के लोकतंत्र ने गलत बात है, ये गलत बात है। इस देश के लोकतंत्र नहीं, अगर आप बेचैन आत्मा है तो आप बेचैनी अपनी जाहिर कर फिर जवाब दे दीजिए। आप राम को ला सकते हैं क्या? आपने तो ये भी कहा था राम को हम लाए हैं। आप राम अरे भाई क्या बदतमीजी है भाई, आप ऐसी कैसे बात करते हैं भाई? क्यों आप बीच में टोकते हैं तो बदतमीजी नहीं होता है? मैंने बीच में बिल्कुल नहीं टोका। प्रवक्ता टोकता है तो गवाह है, सारे लोग बीच में नहीं टोका। देश के लोकतंत्र ने स्थापित किया राम मंदिर को, और देश के 140 करोड़ जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है। आप सच बात कहिए, हम पीछे हट जाएंगे। आप झूठ मत कहिए। आपने नहीं लाया राम मंदिर को, देश के लोकतंत्र ने लाया, देश की कोर्ट ने लाया। रीमा जी आपने नहीं लाया। रीमा जी 1 मिनट, राम मंदिर मुद्दा नहीं है अभी। रीमा जी 1 मिनट, अभी नहीं, राम मंदिर मुद्दा, अभी बात कुछ और हो रही थी। अरे ये तो राम जी को बात कुछ और हो रही थी, उंगली पकड़ के ये राम जी को चलाते हैं। ओके ओके ओके। अरे यहाँ पर जो सनातन का अपमान हो रहा है उस पर नहीं बात करेंगे आरजू खान, राम मंदिर पर आपको चर्चा करनी है।
यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है लगातार, कभी सनातन के नाम पर या कुछ। हाँ, एक आपको मिनट, एक्शन लेने से किसने रोका अब है? रुकिए, आप रुकिए। सत्ता में हैं। आप सत्ता में, आपको ओके रोका किसने है? ओके, आप लीजिए ठीक एक्शन। है ठीक है ठीक है ठीक है रीमा जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। जल्दी से कंप्लीट दलितों से कीजिए, कितना 10 प्रेम है सेकंड, इनको देखिए। धनंजय गिरी 10 सेकंड। रीमा जी ओके, दलितों से कितना ओके, प्रेम ओके, है? हाँ। एबी में दलितों का आरक्षण खत्म, जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण खत्म। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आरक्षण खाते रहे धारा 370 के नाम पर। दलितों का जो जलन किया इन लोगों ने, जिस दुष्टता के साथ किया, वो दलित इस देश के देख रहे हैं। अगर दलितों से इतना ही प्रेम है तो दे दीजिए जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण सुनिश्चित किया। ये मुद्दा तहसीन पूनावाला से रिलेटेड है, क्योंकि 70 साल से आरजेडी नहीं है, 70 साल से आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये तहसीन पूनावाला इसका जवाब देंगे। हाँ, धनंजय भाई ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित भाई बहनों को आरक्षण दे देना चाहिए। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मान लेता हूँ कांग्रेस एक खराब सरकार थी, पिछले 11 साल से कौन सरकार में है? तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी से कौन नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? काहे नहीं दे रहे? यहाँ कर टीवी पे हमें ऑर्डिनेंस ला के प्रमोशन के खत्म कर दिया था। अब दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस ला खत्म कर दिया, आप भी जानते हैं। धनंजय भाई प्लीज मैं अपनी बात रख दूं। आपने शो में रीमा जी को कहा कि मुझे देना चाहिए, यानी विपक्ष को। आप 11 साल से सत्ता में, आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात पे आता हूं। धनंजय जी ने कहा कि बिहार का बजट था 28,000 करोड़, अब वो 3 लाख करोड़ हो गया है। उसी लॉजिक से जब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब भारत का बजट था 14 लाख करोड़, अब 45 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। ये तो सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है। सवाल ये है, कोई भी डेटा धनंजय भाई दिखा दे, मैं शो पे माफी मांगूंगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे केंद्र सरकार की बिहार जब लालू जी था तब भी निचले स्थान पे था, आज भी निचले स्थान पे। बीजेपी के 20 साल के शासन में बिहार एक स्थान ऊपर नहीं गया है, गरीबी में एक स्थान ऊपर नहीं गया है। आप जो डेटा बताए तो पूरे भारत में विकास हुआ है, कोई बिहार में नहीं हुआ है। बिहार आज भी सबसे निचले स्थान पे, सबसे ज्यादा पलायन आज भी बिहार के बाहर होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार के अंदर है, सबसे पर कैपिटा इनकम अफ्रीका के बराबर। पटना को निकाल दे तो बिहार के अंदर है। 20 साल से आपकी सरकार चल रही है। एनसीआरबी का डेटा देता है सबसे दूसरे नंबर पे क्राइम बिहार के अंदर है। एनसीआरबी का डेटा निकालता है कि सबसे ज्यादा जो डकैती है दूसरे नंबर पे बिहार में। आप बता दीजिए इसमें केंद्र की सरकार, इसमें आरजेडी और कांग्रेस क्या करेगी? आप बताइए, आप जो फेल हुए। रीमा जी मैं उत्तर दे दूं? बताइए धनंजय गिरी। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। भारत सरकार यूएनडीपी का डाटा है, उसमें 2 करोड़ 40 लाख बिहार के भी हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए। और जो गरीबी रेखा है उससे अति गरीबी से 1% सिर्फ रह गई है अब। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं 6,868 रुपया था पर कैपिटा इनकम, आज 68,000 रुपया हो गया। 10 टाइम्स बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है। लेकिन बिहार इतना पीछे था कि इतना आगे लाने के बाद, 10 गुना आगे लाने के बाद भी अगर आज पीछे है तो सोचिए हम लोग कितना मेहनत करके इसको कहां से कहां लेकर के आ रहे हैं। कहां 23,000 करोड़ का मेयर बजट, कहां 13,132 करोड़ का बजट होता था कांग्रेस के समय में। आज 13,665 करोड़ का अकेला पटना मेट्रो बना है। जितना पूरा कांग्रेस के कार्यकाल का बजट होता था उससे बड़ा पटना का मेट्रो का बजट है। और 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ तक लेकर के आए। आप अंदाजा लगाइए, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा होता था 240 करोड़, आज 4,686 करोड़ रुपया सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है। धनंजय गिरी जी आपको चुनौती दी तहसीन पूनावाला ने, आपके हाथ में भी सारे डेटा थे, आपने पूरा डेटा गिना दिए। अच्छा लगा कि पूरे डेटा आपके टिप्स पे आपने गिना दिए। तहसीन पूनावाला ने चुनौती दी, आपने एक्सेप्ट की, बता दिए। अब मैं जरा आरजू खान जी के पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि शासनकाल तो भाई आरजेडी का था ना, तो डेटा तो उनके पास भी होने चाहिए कि उनके शासनकाल में और इस शासनकाल में जो डेटा चेंज हुआ है, और वो डेटा सिर्फ आम आदमी का चेंज नहीं हुआ बल्कि पूरे बिहार का चेंज हुआ है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद खान जी आपके पास आऊंगी मैं। एक छोटा सा ब्रेक। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
चलिए मिस्टर खान बताइए, आरजेडी के शासनकाल में आंकड़े कितने पीछे थे? अब ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, सामाजिक समरसता दिखाई दे रही है, लिस्ट में भी दिखाई दे रही है और वैसे भी दिखाई दे रही है, तो क्या पिछड़ापन था उस वक्त? थोड़े से आंकड़े आप भी दे दीजिए। अब मैं उस पे भी आ जाता हूं। अब ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का तो डेटा नहीं होता, भारत सरकार का डेटा होता है। वो भारत सरकार का डेटा आप मैच कर लीजिए। पहले मैं एनसीआरबी पे आता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्राइम में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश और 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार बिहार में, और दूसरे नंबर पे एनसीआरबी का डेटा बताता है। वो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 से लेकर 2023 तक मैं वही बताता हूं ना, मैच कर लीजिए। आरजेडी के शासनकाल का डेटा पूछा था, मैं तो वही पूछ रहा हूं, मैंने आरजेडी का पूछा था जी, अब आपकी सरकार थी। हाँ रीना जी 1990 से लेके 2005 से लेके 2023 तक का एनसीआरबी का डेटा है, और पूरे विवर्स को आप दिखा के मैच करवा दीजिए कि किसका सही शासन सत्ता था। उसमें बताया जाता है कि 60 से 70 हजार बिहारियों की मौत हो गई है, मृत्यु हुई है। किस तरीके से हुई है? हत्या की वजह से हुई है। एनसीआरबी का डेटा बताता है, और उसको जाके मैच कर लीजिए 1990 से 2005 तक, इसका सीधा 20,000 कम मिलेगा। आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं ना अर्जुन खान जी, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हो। मेरा सवाल है 20 साल पहले जब आरजेडी का शासनकाल था, उसमें और बीजेपी एनडीए के शासनकाल में क्या फर्क आया है? ये डेटा यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी ने दिया, यही डेटा यहाँ पर धनंजय गिरी ने दिया। मुझे वो डेटा चाहिए कंपैरिजन का, क्योंकि जनता भी वही बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित शासन में क्राइम और बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वक्त में था, उससे डबल रफ्तार से बढ़ा है। आपके समय में कितना था? भाई आपके समय में कितना था वो बताइए ना। 45,000 बिहारियों की हत्या हुई थी, अभी 70,000 बिहारियों की हत्या हुई है। ये कंपैरिजन है, ये फर्क है। जो एनसीआरबी का डेटा कहता है ना, ई श्रम पोर्टल पे 1990 से 2005 तक, ये जो पलायन का जो बात करते हैं ना, पलायन 3 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है बिहार में, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं। ये अभी बोलते हैं कि हम बहुत बेहतर सरकार दे रहे हैं, लेकिन वो पलायन है। 20 साल में जनसंख्या बढ़ी बिहार की या नहीं बढ़ी है? नहीं, सब कुछ बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ी है, इन्होंने तो बजट भी बढ़ाया है ना, इन्होंने बजट की बात की थी ना, बजट भी बढ़ाया है। तो मैं एक और मैं आपको तथ्य रख देता हूं, शिक्षा पे इन्होंने 43,000 करोड़ का बजट रखा था। लेकिन देश में पूरे जितने भी राज्य है ना, अगर सबसे ज्यादा बच्चा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करता है तो वो बिहार क्यों है? सबसे ज्यादा अगर सिलेबस लेट अगर होता है तो वो बिहार क्यों है? 12 से 13 लाख बच्चे कब से? 1990 के बाद से, 1990 से हुआ ये, 2005 के बाद से ये हुआ है मैम, 2005 के बाद से ये हुआ है। और आप देख लीजिए, मैच करवा लीजिए। पहले कम था, इससे कम था, अभी जबरदस्त बहुत ज्यादा है। पूरे देश में अगर सिलेबस लेट का अगर इनके सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब पहले के बिहार में और 20 साल के बिहार में बहुत अंतर आ गया है। 20 साल पहले का बिहार बहुत आधुनिक था, विकास की प्रगति पर चल रहा था, लेकिन ये जो 20 साल का बिहार है ये पिछड़ गया है। आपका पॉइंट ये है ना आरजू खान जी? हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है हर चीज सरकार के डेटा में। हर धनंजय गिरी बोलिए, 1 नंबर है। 20 साल में बिहार को आपने पूरा पीछे धकेल दिया धनंजय गिरी। ओके ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना रीमा जी कि चरवाहा विद्यालय में शायद 23,000 करोड़ से पीछे होता होगा 3,17,000 करोड़। चरवाहा विद्यालय में सोशल सिक्योरिटी में 240 करोड़ रुपया से ज्यादा पीछे होता होगा 4,986 करोड़। अब देखिए, सच बात सुनने का साहस भी नहीं है। सच बात इस देश की जनता चिल्ला चिल्ला के जानती है। सच बात इस देश की प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए आप उल्टा लटक जाए। इस देश की जनता को पता है। अभी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ भाईजान, इतने बेचैन आत्मा क्यों बने हुए हैं? इतने बेचैन क्यों है? आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल यही वजह है। आप देखिए, जब इनका सच सुनेंगे, इनका सियासत अगर इनको बताएंगे तो शर्मा जाएंगे, शर्माएंगे, लगेंगे चिल्लाने। इनका सियासत ये सुन नहीं पाएंगे ना, ये सुन नहीं पाएंगे, ये सुन ही नहीं पाएंगे। सियासत अपना कैसे सुन पाएंगे? सुनेंगे आप गलत प्रवचन दीजिएगा, हम सुनने के लिए बैठे हैं। विपक्ष इसीलिए कितना का बजट था कि आपसे गलत बजट कितने का था? बजट कितने का था बताइए? वही तो मैं कह रहा हूं कि बजट आपने बढ़ाया, कितने का था? तो ये बताइए कितने का था? डीजल बालू हर चीज कितने का था? खरीद रहा है।
बताइए 4 में कितने का पेट्रोल था? कितने का बजट था पेट्रोल 2004 में? 2004 में कितने का पेट्रोल था बताइएगा? आपके बजट के 14 में कितने का था? 24 में कितने का बता दीजिए, 3 डाटा बता दीजिए, बस 3 डाटा बता दीजिए। बिहारी खरीद रहा है। रीमा जी सच बात यह है कि पूरा जाहिलों की जमात एक साथ बैठी हुई है। मुझे याद है सिर्फ 3 डाटा बता दे कि 4 में कितने का पेट्रोल था, 14 में कितने का था, 24 में कितने का था। मुझे ये जाहिर है सिर्फ 3 बात बता दे। अपने सवाल ओके सुनिए तहसीन पूनावाला, ये तो कोई भी इंसान जो भी पहले भी पटना आया होगा या बिहार आया होगा और अभी भी आ रहा है, उसको परिवर्तन तो दिखाई देगा। इसमें किसी सरकार की बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप भी आओगे तो आपको दिखेगा कि पटना की स्थिति क्या बदली है। फ्लाईओवर्स आ गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, पटना में चकाचक चीजें दिख रही हैं। जो चीजें पहले नहीं थी वो सब अब पटना में आ चुकी हैं। इस बात से कौन डिनाई कर सकता है? और सिर्फ पटना नहीं बल्कि कई और छोटे शहर जिनकी तरफ जाने से भी डर लगता था, वहां पर सुरक्षा की स्थिति क्या हुई है ये भी पता है ना। तो तहसीन पूनावाला, इन सब चीजों से कौन डिनाई कर सकता है? इसमें कोई आंकड़ों की भी जरूरत नहीं है, ये तो इंसान आए और देखे अपनी आंख से। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कहे। और क्या कोई भी सरकार सिर्फ कोई काम नहीं करती? हर सरकार कोई ना कोई विकास का काम करती है। उसका श्रेय नीतीश जी और भाजपा को जाता है। लेकिन इसी बिहार के अंदर लगातार 12 पुल गिरे, लगातार 12 पुल, और भाजपा के विधायक कहते हैं पुल गिरा नहीं, जमीन थोड़ी फिसल गई है। कितने लोग प्रोसिक्यूट हुए? 12 पुल गिरे हुए। एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसी बिहार के अंदर जो एनसीआरबी का क्राइम डेटा है वो कहता है कि बिहार की स्थिति लगातार खराब होती जाती है। सारे बड़े शहरों में पटना की स्थिति सबसे खराब है। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है ये स्थिति खराब हुई है। आए दिन अस्पताल, जो अस्पताल नीतीश जी ने बनाए, मैं उनको पूरी तरह से श्रेय देता हूं, उसके अंदर शूटिंग होते, बलात्कार होते, महिला सुरक्षित नहीं है। तो थोड़ा विकास हुआ है, मैं उसको मना नहीं करता कि क्या विकास सिर्फ बिहार में हुआ है? पूरे भारत में हुआ है। लेकिन भारत के मुकाबले 20 साल में बिहार का कितना विकास हुआ है नीतीश जी के नीचे, अगर उसका तुलना किया जाए, बिहार आज भी सबसे नीचे स्थान पे है। सबसे ज्यादा पलायन आज भी बिहार के बाहर होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भी बिहार में। और पटना को निकाल दे तो पर कैपिटा इनकम अफ्रीका से खराब है बिहार के अंदर। ये बिहार के मुद्दे हैं। आपने 4 फ्लाईओवर बना दिए, आप साधु आपके पास है, लेकिन 12 पुल गिरे उसके लिए आप जिम्मेदार है। 12 पुल जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुए उसकी आप बात नहीं करेंगे। फाइनल कमेंट धनंजय गिरी। रीमा जी, आपने एक चीज महसूस किया होगा, असहमतियों का कितना मैं स्वागत करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं कितना एहतराम करता हूं। तहसीन भाई बोलते हैं या आरजू भाई बोलते हैं, मैं कितने आराम से सुनता हूं, क्योंकि हम लोग देश की जनता का समय ले रहे हैं। इस नेशनल टीवी पर लोगों का समय जाया हो रहा है। आरजू भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने समय में बोलिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं। मेरा छोटा सा सवाल है आरजू भाई आपसे, आप मुझे गूगल करके ही बता दीजिए कि 2004 में पेट्रोल का कितना दाम था, 14 में कितना था और 24 में कितना था। आप खुद बता दीजिए, देश की जनता मुतमईन होकर जान जाए कि महंगाई किस तरफ से बढ़ी है और प्रोग्रेस किस रफ्तार से हुआ है। कम से कम कुछ डाटा पढ़ लिख लिया करिए, कुछ जान जाया करिए कि कितना 200% महंगाई बढ़ी 4 से 14 के बीच में, और 56% पेट्रोल का दाम बढ़ा है 14 से 24 के बीच में। आप डाटा के मामले में तहसीन भाई बहुत शानदार आदमी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। कम से कम गूगल करके बेसिक जानकारी अपने पास कलेक्ट कर लिया करिए, तब कोई बात करिए। और जो 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ तक हम लोग लेके आए हैं, 240 करोड़ 240 करोड़ सोशल सिक्योरिटी पे आप खर्च करते थे, हम लोग 4,685 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप थोड़ा जान लिया कीजिए कि जो 3,17,000 करोड़ ज्यादा होता है, 240 करोड़ ज्यादा होता है कि 4,865 करोड़ ज्यादा होता है। ये बेसिक बातें जान लिया कीजिए। तेजस्वी जी जैसा आदमी कह सकता है कि हर घर से एक आदमी को नौकरी दूंगा, लोग सुन के डर जा रहे हैं कि क्या सबकी जमीन मकान दिखवा लोगे भाई? सब लोग डर जा रहे हैं, सुन के लोग डर जा रहे हैं कि बाप रे बाप मेरा भी जमीन मकान दिखवा लेगा क्या? ये सुन के लोग डर जा रहे हैं। भाई
थोड़ा सा जब किसी पर कोई तबसरा करिए, आईना सामने रख लिया करिए, सुन लीजिए बात को और डाटा के साथ बात करिए, क्योंकि लफाजी मत कीजिए। अब तेजस्वी यादव की तरह आप लफाजी करने बैठेंगे कि मैं हर घर को नौकरी दे दूंगा। भाई अरे आप तो खुद चपरासी के नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं करते, 8वां पास आप खुद किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं करते, आप कहां से? सुनिए, एक बेसिक उन्होंने एक बेसिक सवाल खड़ा किया, मेरे ख्याल से 10 सेकंड है हमारे पास, 10 सेकंड में आरजू खान जी आप उसका जवाब दे दीजिए। जो उन्होंने आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा अगर आपके पास है जल्दी से दीजिए और शो खत्म करते। हमारे वक्त में एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया जाता था। इन्होंने एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, सैंपल अरे सुनिए तो पहले आप भाई कोई देने को तैयार ही नहीं था, परेशान हो गए, जवाब नहीं दीजिएगा, आने को तैयार था। अच्छा ये बताइए, बजट का सैंपल साइज बढ़ा करके एक बिहारी 29,000 रुपए महीने का कर्जदार है। ये कर्ज पहली बार बिहारियों के ऊपर बढ़ा हुआ है और आज सब कुछ आपकी ईएमआई भरने की वजह से बिहार तो बालू तो बिहार का था ना। बालू बिहारी महंगा क्यों खरीद रहा है? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, हर जगहों से डीजल पेट्रोल, आज के मैं वक्त की बात बता रहा हूं, हर चीजों में महंगा क्यों खरीद रहा है? और ये बताइए कैपिटल सिंपल डेटा मांगा था आरजू जी, अगर वो दे करके खत्म करते तो अच्छा लगता है, लेकिन डेटा शायद अभी नहीं है आपके पास में, इसलिए शायद वो डेटा थोड़ा मिसिंग है, नहीं आ पा रहा है। चलिए मेरे ख्याल से अब तो लगातार रोज ही शो होगा, रोज शो होगा। पेट्रोल की कीमत की बात हो रही थी, तेल की कीमत की बात हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी ना, तो वही डेटा चाहिए था। लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े, और इसीलिए जो महासंग्राम है वो अभी चल रहा है, सीटों का घमासान अभी चल रहा है, गठबंधन में रारें भी चल रही हैं, लेकिन इस रार का अंजाम क्या होगा अभी इंतजार कल तक उसी का करना होगा, क्योंकि कल तक पिक्चर जो अभी बाकी है ना, शायद उस पर से पर्दा उठेगा। फिलहाल पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।